नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या कभी आपने अपनी नाक को आईने में ध्यान से देखा है? अगर हाँ, तो बताइए हमारे जीवन में नाक की क्या उपयोगिता है? यदि आपका उत्तर भी यही है कि नाक हमारी प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है, इसके द्वारा हम गंध की पहचान एवं आवश्यक प्राणवायु ग्रहण करते हैं, तो आज तक आप भी एक महत्वपूर्ण एवं लाभदायक विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। इसके विपरीत यदि आपके उत्तर में स्वर विज्ञान या स्वरोदय विज्ञान का भी उल्लेख है, तो निश्चित ही आप भाग्यवान हैं एवं ईश्वर के कृपा पात्र हैं, क्योंकि स्वर विज्ञान को जानने वाला कभी भी विपरीत परिस्थितियों में नहीं फंसता और फंस भी जाए तो आसानी से विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर बाहर निकल जाता है। मित्रों, स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है, साथ ही यह रहस्यमयी भी है, जिसे अगर आप सीख जाते हैं तो अधिकांश समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। और साथ ही यह समय की सभी गतिविधियों, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान से संबंध रखता है। और इतना ही नहीं, इस विद्या से आप मनचाहे संतान भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, स्वर योग का ज्ञान कई लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम देता है कि श्वास के बारे में हम आज जो जानते हैं, उससे कहीं अधिक समय प्रमुख ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था। स्वर योग के अनुसार सांस हमारी आत्मा की भाषा है। मित्रों, स्वर योग एक प्राचीन विज्ञान है जो 10,000 साल पहले वैदिक काल से भी पहले से अस्तित्व में है। यह एक गुप्त विज्ञान था जो केवल चुनिंदा लोगों, विशेषकर राजाओं और समर्पित साधकों के लिए ही उपलब्ध था। इसे प्राचीन ऋषियों और संतों द्वारा एक गुप्त रहस्य के रूप में रखा गया था, जिन्होंने सहज रूप से ईश्वर से यह ज्ञान प्राप्त किया था। परंतु कालांतर में यह विद्या लुप्त सी हो गई है। परंतु कोई बात नहीं, आज हम आपको इस वीडियो में स्वर विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जिससे आप इस विद्या को अच्छी तरह से जान और समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, इस विद्या को प्रसिद्ध स्वर साधक योगीराज यशपाल जी ने विज्ञान कहकर सुशोभित किया है। इनके अनुसार स्वरोदय नाक के छिद्र से ग्रहण किया जाने वाला श्वास है, जो वायु के रूप में होता है। श्वास ही जीव का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। स्वर के चलने की क्रिया को उदय होना मानकर स्वरोदय कहा गया है, तथा विज्ञान जिसमें कुछ विधियां बताई गई हों और विषय के रहस्य को समझने का प्रयास हो, उसे विज्ञान कहा जाता है। स्वरोदय विज्ञान एक आसान प्रणाली है, जिसे प्रत्येक श्वास लेने वाला जीव प्रयोग में ला सकता है। इसके ज्ञान मात्र से ही व्यक्ति अनेक लाभों से लाभान्वित होने लगता है। स्वरोदय अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कोई कठिन गणित, साधना, यंत्र जाप, उपवास या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती है। आपको केवल श्वास की गति एवं दिशा की स्थिति ज्ञात करने का अभ्यास मात्र करना है। यह विद्या इतनी सरल है कि अगर थोड़ी लगन एवं आस्था से इसका अध्ययन या अभ्यास किया जाए, तो जीवन पर्यंत इसके असंख्य लाभों से अभिभूत हुआ जा सकता है। स्वर विज्ञान के अनुसार 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला सूर्य स्वर, दूसरा चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर। इसका अंतर समझने के लिए आप अपने हाथों को अपने नाक छिद्र के पास लाए, कम से कम इतने पास कि जब आप अपने नाक से वायु बाहर छोड़े तो आप उसे महसूस कर सके। अब नाक छिद्रों से वायु अंदर की ओर खींचे और पूरा ध्यान नाक और हाथों की ओर केंद्रित करे। अब नाक छिद्रों से भीतर लिया हुआ स्वर, जो कि वायु के रूप में उपस्थित है, उसे बाहर छोड़े। स्वर का स्पर्श आपके हाथों पर आते ही आपको महसूस होगा कि यह स्वर नाक के दाहिने छिद्र से आया हुआ है या बायां छिद्र से। स्वरोदय विज्ञान के अनुसार अगर श्वास दाहिने छिद्र से बाहर निकल रही है तो यह सूर्य स्वर कहलाता है। इसके विपरीत यदि श्वास बाएं छिद्र से निकल रही है तो यह चंद्र स्वर कहलाता है। और जब दोनों छिद्रों से निःश्वास निकलता महसूस करें तो यह सुषुम्ना स्वर कहलाए। श्वास के बाहर निकलने की उपरोक्त तीनों क्रियाएं ही स्वरोदय विज्ञान का आधार हैं। पहला सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है, इसका रंग काला है, यह शिव स्वरूप है। इसके बाद दूसरा चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है एवं इसका रंग गोरा है तथा यह माता पार्वती का रूप है।
तीसरा, श्वास में जब दोनों स्वर मौजूद हो यानी सुषुम्ना स्वर मौजूद हो तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ अर्थात इड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित रहता है और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर। सुषुम्ना नाड़ी दोनों के मध्य में स्थित है, इसलिए जब दोनों ओर से श्वास निकले वह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वर विज्ञान के निम्नलिखित परिणाम होते हैं, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को अगर बाएं छिद्र से स्वर चल रहा हो तो यह श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार अगर मंगलवार, शनिवार और रविवार को अगर दाई छिद्र से स्वर चल रहा हो तो इसे भी श्रेष्ठ बताया गया है। इसके अलावा स्वर को 5 तत्वों के आधार पर बांटा गया है, जिसमें हर स्वर का एक तत्व होता है, अर्थात यह बाई अथवा दाई छिद्र से निकलने वाले वायु के प्रभाव से नापा जाता है। अगर श्वास का दैर्घ्य 16 अंगुल हो तो पृथ्वी तत्व, श्वास का दैर्घ्य 12 अंगुल हो तो जल तत्व, श्वास का दैर्घ्य 8 अंगुल हो तो अग्नि तत्व, श्वास का दैर्घ्य 6 अंगुल हो तो वायु तत्व, श्वास का दैर्घ्य 3 अंगुल हो तो आकाश तत्व होता है। जब श्वास बाहर निकल रही हो तो श्वास की निर्गुण अवस्था होती है तथा इस स्वर को निर्गुण स्वर भी कहा जाता है, और जब श्वास नासिका के भीतर जा रही हो तो उस समय स्वर की सगुण अवस्था होती है तथा इस स्वर को सगुण स्वर भी कहा जाता है। इसी तरह जो स्वर चल रहा हो उसे उदित स्वर कहा जाता है और बंद स्वर को अस्त स्वर कहा जाता है। इन्हें क्रमश पूर्ण तथा रिक्त स्वर भी कहा जाता है। स्वर सगुण और उदित हो तो कार्य सिद्ध होते हैं और अगर इसके विपरीत हो तो कार्य की हानि होती है। मित्रों, अब तो आप स्वर विज्ञान के बारे में सब कुछ समझ ही गए होंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि स्वर विद्या से तरह से हम मनचाहे संतान प्राप्त कर सकते हैं। जब पुरुष का दाहिना स्वर स्त्री का बायां स्वर चल रहा हो उस समय संभोग करने से पुत्र उत्पन्न होता है, और जब स्त्री का दाहिना तथा पुरुष का बायां स्वर चल रहा हो तो उस समय संभोग करने से कन्या का जन्म होता है। इसलिए पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष को बाएं करवट और कन्या की इच्छा करने वाले पुरुष को दाहिने करवट लेटने के उपरांत ही रति कर्म करना चाहिए, जिससे इच्छित स्वर चलने लगेंगे और व्यक्ति को मनचाहे संतान की प्राप्ति होगी। शास्त्रोनुसार रजोदर्शन के बाद 16 रात्रि में गर्भधान, इनमें 7 रातों को सम एवं 6 रात्रि को विषम रात्रि माना गया है तथा इनमें प्रथम 3 रात्रि को वर्जित माना गया है। अहत, चैथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं रात्रि सम है। यदि इन सब रातों में पति पत्नी सहवास करे तो गर्भ धारण होने पर पुत्र की प्राप्ति होती है और बाकी बची 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं विषम रात्रि में सहवास से कन्या उत्पन्न होती है। स्वर विज्ञान में गर्भधान के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे ऋतुकाल के बाद चौथी रात्रि को संभोग करने से अल्प आयु एवं दरिद्र पुत्र की प्राप्ति होती है। अतः प्रथम 3 रातों की तरह इस रात्रि में भी दूर रहे 5वीं रात्रि में विषम भोग से मध्यम आयु वाले पुत्र योग होता है एवं 7वीं रात्रि में विषम भोग से बाझ पुत्री का जन्म होता है। 8वीं रात्रि में अगर सूर्य स्वर चल रहा हो तो उस समय विषम भोग करने से ऐश्वर्यवान एवं सुशील पुत्र का जन्म होता है। 9वीं रात्रि में विषम भोग करने से ऐश्वर्यवती पुत्री की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में विषम भोग करने से चालाक एवं निपुण पुत्र प्राप्त होता है एवं 11वीं में चरित्रहीन पुत्री प्राप्त होती है और 12वीं रात्रि में उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 13वीं रात्रि में अशुभ संतान या वर्ण संकर कोख वाली पुत्री का जन्म होता है और 14वीं रात्रि में सर्वगुण संपन्न पुत्र का जन्म होता है और 15वीं रात्रि में भाग्यशाली पुत्र का जन्म होता है और 16वीं रात्रि में विषम भोग करने से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। स्वर विज्ञान में पंचतत्व के अनुसार पृथ्वी तत्व में पुत्र, जल तत्व में पुत्री और वायु तत्व में गर्भ गल जाएगा, अग्नि तत्व में गर्भ गिर जाएगा तथा आकाश तत्व में नपुंसक का जन्म होता है। तो मित्रों, अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना न भूले।